एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शो फ्रेंड्स, एसएसटी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं एसएसटी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी एसएसटी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? घर में टोकनी बनाने में, या निर्माण स्थल या कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, या जंगल से लकड़ियां चुनने में? बताएंगे सब लोग। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के पाए जाने की संभावना कम है? बताएंगे सब लोग। अच्छा, भूमिहीन मजदूर कहते किसे हैं? तो जो आजीविका कमाने के लिए दूसरे की जमीन पर काम करते हैं उन्हें भूमिहीन मजदूर कहा जाता है। ठीक है, तो संभावना अगर हम देखें कम किस में है तो ये वाले में, कि कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में। ठीक है, तो केवल 3 यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनना है। बताइए सब लोग। 1984 में यह घटना हुई थी। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे देख सकते हैं कि 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था। और दूसरा कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो बी तो सही है और पहला आपका गलत है, तो ए गलत है, बी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने सहायक होगा? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने सहायक होगा? शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, समान वेतन, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के जो है कम घंटे। तो कौन सा कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने सहायक होगा? ये वाला, शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना और समान वेतन। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी आपके सही हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए सीटेट एग्जाम की क्लासेस आए उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। अभिकथन ए कह रहा है कि बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा तगड़े होते हैं। बताइए। तो दोनों आपके सही हैं, बट यहां पे व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या नहीं इसमें। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह कहलाता है शक्तियों का विभाजन, अभिकेंद्रीवाद, शक्तियों का बंटवारा, या राज्य संघ? बताइए। सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह कहलाता है क्या? गुड मॉर्निंग सभी को। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। हर एक सब्जेक्ट की वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह कहलाता है क्या? शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर को सम्मान देना और सुरक्षित रखना, माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संभालना और सुरक्षित रखना, जन संपत्ति की सुरक्षा करना और शपथ पूर्वक हिंसा को त्याग देना। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना?
चलिए बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग। इसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास होगी, तो जुड़ना मत बोलना। तो ये वाला दूसरा वाला जो है कि माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है, ये 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, या जब राष्ट्रपति न्यायपालिका को ऐसा करने के लिए निर्देश देता है, या जब संसद द्वारा पारित कानून को कुछ समूहों द्वारा समर्थन नहीं मिलता, या जब कानून पारित करने की प्रक्रिया समावेशी नहीं होती। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? बहुत अच्छे भाई, जब जो है संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो, तभी जो है रद्द कर सकती है, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो कि समाज में कुछ समूहों का हसीकरण संभावनीय है क्योंकि वे भिन्न भाषा बोलते हैं, या मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, या अस्वीकार्य समूह सामाजिक समूह से आते हैं, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। बताइए, समाज में कुछ समूहों का हसीकरण संभावनीय है क्योंकि वे क्या करते हैं? बताइए सब लोग। क्योंकि वे जो है भिन्न भाषा बोलते हैं और मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण भी करते हैं, अस्वीकार्य समूह सामाजिक समूह से आते हैं, और बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं, ठीक है। ए बी सी डी सब आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो भाई। चलिए फटाफट इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करिए। बताइए गलत कौन सा है कथन आदिवासियों और विकास के संबंध में? पहला कह रहा है कि विभिन्न कारणों से आदिवासियों को बागानों में मजदूरों, घरेलू कर्मचारी आदि के रूप में जीने के लिए प्रवास करने हेतु आधिकारिक विवश किया गया है। ये सही है आपका, ठीक है। अगर हम तीसरा देखें कि जब उन्हें विस्थापित किया जाता है तब आदिवासी अपने आय के स्रोत के साथ साथ अपनी परंपराओं और प्रथाओं को भी गवा देते हैं। ये भी सही है। जब आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है तब प्रायः वे गरीबी और अभाव के जाल में फंसते चले जाते हैं। ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ये वाला। आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका आय एकमात्र स्रोत भी छिन जाता है। ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो। 6 से 8 कक्षा के लिए एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। पुस्तक का शीर्षक है हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है। लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के अतीत भिन्न था, अतीत केवल भारत में रहने वालों के बारे में था, अतीत प्रकृति में स्थिर था, या जो है अतीत महत्वपूर्ण शासकों के बारे में था। बताइए हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए सब लोग। हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है। लोगों के जो है भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था, ये इस ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो कि वैज्ञानिक शक्ति के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रायः यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते। प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का अनुकरण करना चाहते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। वैज्ञानिक शक्ति के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है, उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। इसमें तो इसमें ए तो सही है बट बी यहां पे गलत है, ठीक है। ए सही है लेकिन आपका जो है बी वाला गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल भाई यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया।
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति। बताइए सब लोग, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया? तो वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक क्या अनुभव प्रदान करते हैं? क्रमादेशित, बहुसंवेदी, सहयोगी या कार्यात्मक? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक क्या अनुभव प्रदान करते हैं? बहुसंवेदी अनुभव प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षा की भूमिका से अपेक्षित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षा की भूमिका से अपेक्षित है? कक्षा छोड़कर जाना ताकि विद्यार्थी अपने आप निर्णय लें, कुछ समूहों में अधिगमकर्ता क्या कर रहे हैं उसकी उपेक्षा करें, प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना, एक सर्वाधिक सक्रिय समूह के साथ होना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षा की भूमिका से अपेक्षित है? तो यहां पे ये वाला, प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो कि 1999 में देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व किया। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे किसके उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है? जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका, घरेलू हिंसा की प्रकृति, किसी विधेयक के प्रारूपण के लिए वकीलों की भूमिका एवं क्षमता, कानून बनाने में संगठनों के राजनीतिक प्रभाव। बताइए सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे किसके उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है? जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भूमिका के उदाहरण के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किस पर जोर देना चाहिए? सावधानी पूर्वक प्रेक्षण, विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना, जिसका प्रेक्षण किया गया है उस पर विचार करना, या जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किस पर जोर देना चाहिए? बताइए सब लोग। उसे जो है सावधानी पूर्वक प्रेक्षण पर जोर देना चाहिए, जिसका प्रेक्षण किया है उस पर विचार करना चाहिए और उस पर जोर देना चाहिए, जो पढ़ाया गया है उस प्रश्न पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो ACD आप ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो भाई, सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है वो क्या कहलाते हैं? बताइए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है वो जो है एक कक्षा वाद विवाद में समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं और कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है, और जो है कक्षा में विद्यार्थियों को बोलने के समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो। ये आपका सही है इसमें। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं? ऐसे ही कूट वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और ये बिल्कुल ओरिजिनल पीवाईक्यू है, 2023 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये। बताइए निम्न में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं? तो ए वाला करेगा और यहां पे सी वाला करेगा, ठीक है। तो ए सी ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। इस एक्ट के पक्ष और विपक्ष क्या हैं? और सी वाला क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? ए सी आपके केवल सही है, ठीक है, यही प्रोत्साहित केवल कर रहे हैं। चलिए एक तरफ यहाँ पे कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड मिलान करिए। यहां पे मैट्रिक्स सिस्टम दिया गया है। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो केवल इसमें ए वाला सही है और यहां पे डी वाला सही है, ठीक है, दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित किसके कौशल के साथ है? याद रखने के कौशल के साथ, बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित है याद रखने के कौशल के साथ और बोध के कौशल के साथ और जो है अनुप्रयोग के कौशल के साथ। एबीसी आपका सही हो जाएगा। चलिए यहां पे सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनना है आपको। यहां पे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय पर आधारित है और कई सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। दोनों इसमें सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या भी यहां पे कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। कथन ए है, दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठचर्चा में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है। कारण आ रहा है भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। योग्य शिक्षक हैं भाई, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है? यहां पे मुद्रा नोट्स हो जाएगा और सिक्के हो जाएंगे, ए बी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है चर्चा विधि के लिए, प्रदर्शन विधि के लिए, परियोजना विधि के लिए या रचनावादी उपागम के लिए? करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है परियोजना विधि के लिए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना किसका भाग है? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन, अधिगम का आकलन? बताइए। तो केवल रचनात्मक आकलन होगा और जो है नैदानिक आकलन होगा, ए सी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा बनती है रचनात्मक आकलन का, अधिगम के आकलन का, योगात्मक आकलन का या औपचारिक आकलन का? तो इसमें रचनात्मक आकलन का हो जाएगा और अधिगम के आकलन का और औपचारिक आकलन का, ए बी डी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? योगात्मक, नैदानिक, प्लेसमेंट या शैक्षिक आकलन? बताइए निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है?
नैदानिक आकलन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं? विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। बंदोबस्त क्या है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करते हैं? तो इसमें केवल ए वाला सही है और डी वाला, ठीक है। ए डी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, निम्नलिखित में प्रश्नों में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं? बताइए कौन से वो प्रश्न हैं जो सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो केवल यहाँ पे बी वाला प्रश्न और यहाँ पे डी वाला, यही जो है प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के प्रश्न को आंकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जो भी इसका राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर बताना। थैंक यू सो मच। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों, रियल स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।